बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9th के अंदर बायोलॉजी में चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर 7 हमारा मेटाबॉलिज्म, और इससे पहले तमाम चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको आंसर करेंगे। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें। आपको मल्टीपल एमसीक्यूज ऑल सब्जेक्ट्स के वहाँ पर मिलेंगे, जिसका राइट आंसर भी मिलेगा। सपोज करें आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसका आंसर आपका रॉन्ग हुआ है, तो आपको राइट आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके साथ आज का लेक्चर जो है हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे पहले इस चैप्टर के हमने 2 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, उनके वीडियो लेक्चर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के हवाले से हम बात करते हैं कि एक एंजाइम कैसे एक्शन करता है। हमने कहा एंजाइम जिस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। यानी कि सबस्ट्रेट क्या होता है? वो मॉलिक्यूल जिसको एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। अच्छा जी, सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा जी? प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा, इससे पहले क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद एक पॉइंट मैं यहां पे एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, इसे कहते हैं ईपी कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और एट द एंड क्या होगा? यहां पर एंजाइम अलग हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगी? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका एक मैकेनिज्म होता है। कैसे होता है आए देखते हैं जी। सपोज करें एक हमने अगेन से देखा है कि एंजाइम था, सबस्ट्रेट मीट किए हैं, तो क्या बना है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है और ये कन्वर्ट हो गया है फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। अब सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसको एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और प्रोडक्ट क्या होता है? ये वो मॉलिक्यूल है जो सबस्ट्रेट की कन्वर्जन के बाद बनता है। और एंजाइम एक जगह पर एक्ट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। व्हाट इज द एक्टिव साइट? एक्टिव साइट एक स्मॉल साइट होती है। अ स्मॉल 3 डायमेंशनल चार्ज बेरिंग साइट होती है। चार्ज बेरिंग साइट that is made up of few अमाइनो एसिड्स। किससे बनी होती है? कुछ अमाइनो एसिड से बनी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एक्टिव साइट कहते हैं। सपोज करें मैं यहां पर एक एंजाइम बना रहा हूं। सपोज करें ये आपका एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। अच्छा, अब इसके लिए यहां पर एक छोटी सी साइट आपको नजर आ रही है, इसको हम लिखते हैं एक्टिव साइट। ये एंजाइम है। एंजाइम हमने कहा था ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। इसकी ये जो साइट आपको नजर आ रही है यहां पर, ये वाली साइट, इसको आप एक्टिव साइट कहते हैं। अब इस एक्टिव साइट के साथ एक प्रोडक्ट जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं ये वो सबस्ट्रेट है जो इसके साथ बाइंड करता है। अब सबस्ट्रेट की जो शेप होती है ये इस एक्टिव साइट जैसी होनी चाहिए। अच्छा, सपोज करें ये एक आपका क्या था? सबस्ट्रेट है। हम कहते हैं कि ये इसके साथ
बाइंड करेगा। अगेन से ये वो स्ट्रक्चर है आपका जो कि एंजाइम है, इसकी ये क्या है, एक्टिव साइट है। ये एक्टिव साइट है, आप इसको यूं लिख सकते हैं कि ये आपकी इस तरह से ये एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट पे ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ये सबस्ट्रेट यहां पर बाइंड कर रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड किया है, तो अब ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ES कॉम्प्लेक्स। मैं इसको लिखूंगा ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स के बाद जाहिर सी बात है, जैसे हमने कहा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बनेगा और इसके साथ क्या होगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ये एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम यहाँ पे बनाई गई। ये एंजाइम एजेट आ गया और ये जो प्रोडक्ट्स थे जिसकी हम बात कर रहे थे, सपोज करें ये यूं जो है इसने क्या कर दिया है, दो प्रोडक्ट्स बना दिए हैं, ये दो प्रोडक्ट्स अलग हो गए, यानी कि ये एंजाइम है और ये प्रोडक्ट है। इसको आप और भी डिफरेंट वे से बना सकते हैं। तो ये क्या है, एक सिंपल सा मैकेनिज्म था। हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और वहाँ से इस मैकेनिज्म को देखते हैं, ये मैकेनिज्म कैसे है। आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास टॉपिक है जी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। 7.3 हमारा ये टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। Most enzymes for larger protein molecule than the substrate, they act on specific part on the globular surface of enzyme where substrate binds and actually take part in the reaction called active site. ये एक छोटी सी साइट होती है, चार्ज बेरिंग होती है, 3 डायमेंशनल होती है, अमाइनो एसिड से बनी होती है, इसका नाम होता है एक्टिव साइट। The active site is usually a very small portion of enzyme which is charge bearing cavity having specific shape। कौन सी शेप, हमने कहा 3 डायमेंशनल है, किससे बनी है, अमाइनो एसिड से बनी। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टेम्परेली बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम के साथ यानी कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ जो मॉलिक्यूल बाइंड करता है टेम्परेली, हम उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। वंस द ES कॉम्प्लेक्स हैज फॉर्म्ड, एंजाइम catalyzes the reaction to convert the substrate to product, thus converting the ES complex to enzyme product complex. Finally, EP complex breaks up into product and enzyme. The enzyme molecule remain unchanged at the end of reaction and is available again if needed for the same reaction. अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो क्या हो गया, सेम उसी की हम बात करते हैं कि वो ये एंजाइम किसी और रिएक्शन के लिए, सेम रिएक्शन के लिए, सेम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो मौजूद होता है। अब यहाँ पर 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं, आपने दोनों डायग्राम्स को याद करनी, बड़ी सिंपल है। आप देखें तो सबसे पहले ये उसी तरह से एक एंजाइम आपको नजर आ रहा है, ये एंजाइम है, ये आ गया आपका एंजाइम। अच्छा, एंजाइम के साथ आपने देखना है कि यहां पर ये मौजूद है सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट आ गया जी। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मीट कर रहे हैं। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये क्या मौजूद है, ये एक्टिव साइट मौजूद है यहां पर, एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के साथ कौन बाइंड किया है, सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है। जब सबस्ट्रेट बाइंड किया है तो आपने देखा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो इसके बाद अब यहां पर क्या बनेगा, EP कॉम्प्लेक्स बनेगा। EP कॉम्प्लेक्स ये बन गया है जी EP कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद अब देखें, जब एंजाइम ने अपनी कैटालाइसिस, अपना रिएक्शन कंप्लीट किया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स अलग हो गए। अब 2 प्रोडक्ट बन गया। सपोज करें वो जो प्रोडक्ट था उसको क्या किया है, एंजाइम ने ब्रेक कर दिया, तो ये आपका
आप देखें एंजाइम जैसे स्टार्ट में मौजूद था एज इट यहाँ पर मौजूद है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एंजाइम एज इट मौजूद है और नेक्स्ट रिएक्शन के लिए ये रेडी है। अगेन देखते हैं जी, यहाँ पर एक और एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। आप देखें तो ये एक सबस्ट्रेट मौजूद है। इस सबस्ट्रेट को देखें, ये इस तरह से सबस्ट्रेट मौजूद है। ये आ गया आपके पास सबस्ट्रेट, और ये क्या मौजूद है, ये एंजाइम है, और इस एंजाइम की ये मौजूद है एक्टिव साइट। अच्छा, अब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे इसकी एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर गई, ये एंजाइम एज इट आपको नज़र आ रहा है, और ये इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है। अब ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, तो यहाँ पर क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप होगा, जाहिर सी बात है, वो क्या है, हम देखते हैं। ये है आपका एंजाइम, और इसके साथ अगर आप देखें, यहाँ पे था सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर चुका है। अब ये सबस्ट्रेट नहीं रहा, अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये एंजाइम सबस्ट्रेट, बल्कि एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं कहेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास अब क्या आ गया, एंजाइम प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट जो है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच है, अभी उससे अलग नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये इसको आप यहाँ से अगर फिनिश कर दें, ख़त्म कर दें, तो यहाँ पर एज इट आपका जो एंजाइम था वो मौजूद होगा, और इसका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है इससे अलग हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है और एंजाइम है। इस दरमियान से डायग्राम को आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका 4 डायग्राम के अंदर ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जी ये इसे एक्सटेंड करना है, तो जाहिर सी बात आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये एक बना के, और उसके बाद नेक्स्ट, और देन आप प्लस अगेन से क्या करेंगे, यहाँ पर एंजाइम जो है वो बनाएंगे। ये आपका क्या होगा जी, एज इट, ये एंजाइम भी आप साथ बनाएंगे। इस तरह से फिर जाके आपका ये कंप्लीट होता है। तो ये एक शॉर्ट सा, एक ब्रीफ सा टॉपिक था जो आपने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम रिएक्शन। तो आपकी बुक के अंदर ये 3 फैक्टर जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। नंबर फर्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम देखते हैं टेम्परेचर। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, ये बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर हैं जो इसके ऊपर एक्शन कर रहे होते हैं। ये नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेकंड, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्शन। नंबर फर्स्ट पर आपने क्या लिखना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप यूं लिखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने से रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ता है। अभी मैंने बड़ी सिंपल सी बात की है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ता है। अच्छा, बेसिकली टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से क्या बढ़ती हैं, कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ती हैं। जब कोलिजन्स बढ़ती हैं तो फिर क्या बढ़ता है, रिएक्शन रेट बढ़ता है। ये पूरा एक तरीकाकार है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जी ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। देखें जी, रेंज होती है जी, रेंज है ह्यूमन के लिए मैं लिखूं तो 36 डिग्री सेल्सियस टू 38
8 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इसमें अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ये क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ह्यूमन की बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अच्छा, टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन रेट क्या है, ये बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से कलियंस बिटवीन यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़े तो कलियंस बढ़ती हैं, कलियंस बढ़े तो जाहिर सी बात है रिएक्शन रेट बढ़ेगा। इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में हमने दो बातें डिस्कस करनी है, एक रिएक्शन रेट होगा और एक टेम्परेचर होगा। यहां पर रिएक्शन रेट की बात करेंगे और यहां पर हम टेम्परेचर की बात करेंगे। अब टेम्परेचर जाहिर सी बात है डिपेंड कर रहा है जी, टेम्परेचर जितना कम होगा इतना रिएक्शन रेट कम होगा। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रिएक्शन रेट जो है वो डबल हो जाता है। तो यहां पे हम टेम्परेचर मेंशन कर लेते हैं जी 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैं 20 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। आप देखें तो इस तरह से ये टेम्परेचर, यहाँ पे रिएक्शन रेट है। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर होगा ये क्या होगा, सबसे कम होगा। यहाँ पर टेम्परेचर कम है और रिएक्शन रेट भी कम है। और जैसे जैसे आप रिएक्शन रेट यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, रिएक्शन रेट बढ़ता जाता है। जब हमने बात की है कि ये पहुंचेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे रिएक्शन रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन रेट कम होने लग जाएगा और एक वक्त आएगा जिसमें रिएक्शन रेट बिल्कुल स्टॉप कर जाएगा। वजह यह है कि एंजाइम की डीनेचरेशन हो जाएगी। यहाँ पर हम कहते हैं कि टेम्परेचर अगर मैक्सिमम टेम्परेचर दे दिया है, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो इसमें क्या होगा, एंजाइम जो है वो क्या करेंगे, डीनेचर हो जाएंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच एंजाइम्स बिकम डीनेचर। एंजाइम क्या होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। यानी कि एंजाइम क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और रिएक्शन रेट जो है वो स्टॉप हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पीएच। मैं यहाँ पर लिखूंगा इफेक्ट ऑफ पीएच। अब आपको इस बात से अंदाज़ा है, पीएच देखें दो तरह से हो सकती है। याद रखिएगा पीएच एंजाइम की नहीं होती, पीएच मीडियम की होती है। मीडियम की पीएच जैसे जैसे चेंज होगी ऐसे ऐसे रिएक्शन रेट भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, हम कहते हैं कि जी पीएच सपोज करें ये क्या है, स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्पेसिफिक मीन के ऑप्टिमम होनी चाहिए। हर एंजाइम ऑप्टिमम पीएच में काम करता है। यहां पर हम दो एंजाइम की बात लिखते हैं। एग्जांपल है जी, एक है पेप्सन, ये कितनी पीएच में काम कर रहा है, ये 2 पीएच में। दूसरी एग्जांपल है ट्रिप्सन की। ट्रिप्सन जो है किस पीएच में काम करता है, ये 8 पीएच में काम करता है। अब हमें पता है कि ये वाली जो पीएच है ये क्या होगी, ये एसिडिक है और ये क्या है, अल्कलाइन है या बेसिक है। 2 पीएच ऑप्टिमम है किसके लिए, पेप्सन के लिए। यानी कि मीडियम की, ये बात याद रखें, पीएच मीडियम की होनी है, पीएच एंजाइम की नहीं होती। एंजाइम तो प्रोटीन्स हैं, मीडियम चाहिए है कि उसकी पीएच जो है वो क्या होनी चाहिए। जैसे कि स्टमक है, स्टमक में पीएच क्या है, ये एसिडिक होती है।
और इंटेस्टाइन में ये पीएच होती है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं जी, स्टमक के अंदर। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर। यानी कि स्टमक की जो पीएच है वहाँ पर कितनी है, 2 पीएच, और इंटेस्टाइन में 8 पीएच। किसके लिए, ट्रिप्सिन के लिए और पेप्सिन के लिए 2। अगर पीएच इससे बढ़ जाए या इससे कम हो जाए तो ये एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं या काम करना छोड़ देते हैं। आए इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये पीएच है 2, यहाँ पर लिख रहा हूँ जी 8 पीएच है। डेफिनेटली ये एंजाइम क्या होगा, ये पेप्सिन होगा, और ये कौन सा है जी, ये ट्रिप्सिन इस पीएच में काम करेगा। इसके लिए रिएक्शन रेट यहाँ पर रिएक्शन रेट, ये पीएच यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और इसके लिए यहाँ पर डेफिनेटली मैक्सिमम होगी। इससे आप अगर देखें पीएच को कम करते हैं तो रिएक्शन रेट कम होगा और स्टॉप भी हो सकता है, इससे बढ़ाएंगे तब भी रिएक्शन रेट कम होगा। अच्छा, ये वो पॉइंट है जहाँ पर रिएक्शन रेट मैक्सिमम है। यहाँ पर ये जो पीएच होगी ये क्या है, इसे आप लिखते हैं ऑप्टिमम पीएच। और इसी तरह यहाँ पर आप देखें, अगर पीएच 8 से कम करेंगे तो ट्रिप्सिन जो है ये काम करना बंद कर देगा, यानी कि इसका रिएक्शन रेट कम हो जाएगा। इसी तरह इसे बढ़ाते भी हैं तो इसका रिएक्शन रेट कम हो जाएगा। तो ये आपको जो दरमियान में नज़र आ रहा है ये एरिया, ये इसकी वर्किंग का है, इसमें यानी कि रिएक्शन रेट होता है, अदरवाइज ये काम नहीं कर रहा। यानी कि यहाँ पर ये डीनेचर हो गया, यहाँ पे इनएक्टिव हो गया। अब 2 बातें हैं कि थोड़ी सी पीएच चेंज करने से एंजाइम इनएक्टिव होते हैं स्लाइड चेंज से, और अगर एक्सट्रीम चेंज करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो डीनेचर हो जाते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, पीएच की। मैं मेंशन कर देता हूँ, स्लाइड चेंज इन पीएच से क्या होगा और एक्सट्रीम चेंज से क्या होगा। स्लाइड चेंज से एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव होंगे, और एक्सट्रीम चेंज से क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। ये 2 बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब जो तीसरी बात है हमने डिस्कस करनी है उसको हम क्या कहते हैं, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हवाले से अगर आप बात करें तो क्या लिखते हैं जी, नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, आपने सबस्ट्रेट बढ़ाने हैं तो क्या होगा, रिएक्शन रेट बढ़ेगा। अब इसके लिए 2 बातें हैं। अगर तो आपका एंजाइम है अनलिमिटेड तो रिएक्शन रेट बढ़ता रहेगा। मतलब मैंने इसके लिए कहा है कि ये क्या है, इफ एंजाइम कंसंट्रेशन, ये क्या है, एंजाइम क्या है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है तो रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा। एंजाइम ज़्यादा, रिएक्शन रेट ज़्यादा, एंजाइम ज़्यादा, सबस्ट्रेट ज़्यादा, रिएक्शन रेट ज़्यादा। दूसरी हम बात करते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन रेट, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूंगा अप टू अ लिमिट। अब आपने यहाँ पर लिमिट की लगा दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंजाइम जो है वो क्या है, लिमिटेड है। अब एंजाइम यहाँ पे लिमिटेड है, अब क्या होगा, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप कर देगा। मैं इन दोनों के लिए ग्राफ बना देता हूँ। आपका यहाँ पर क्या आएगा, ये रिएक्शन रेट है और यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर हम कहते हैं यहाँ पे सब एंजाइम जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है, तो क्या होगा, रिएक्शन रेट स्ट्रेट चेन होगा, यानी कि सबस्ट्रेट बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ता रहेगा। लेकिन सेकेंडली जो ग्राफ है उसको हम कैसे देखेंगे,
उसी तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन रेट, यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब आप देख रहे हैं कि एंजाइम यहाँ पर क्या होंगे, एंजाइम अगर क्या है लिमिटेड है, आपने एंजाइम को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। अब रिएक्शन रेट बढ़ेगा, पहले सबस्ट्रेट बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ेगा, लेकिन वो यहाँ पे स्टॉप कर देगा, क्योंकि अब मज़ीद जो है वो एक में इसमें एक मज़ीद बात भी है कि यहाँ तक इसका जो रिएक्शन रेट है वो स्टेबल हो जाएगा, ये वाला स्टेबल, अब इससे नहीं बढ़ेगा। यानी कि सबस्ट्रेट के बढ़ाने से एंजाइम नहीं बढ़ा रहा है, एंजाइम नहीं बढ़ा रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये लिमिटेड है तो यहाँ पे ये रिएक्शन रेट रुकेगा नहीं, इसको हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में चला गया है। इक्विलिब्रियम में, क्योंकि तमाम एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो क्या हो जाएगी, वो फिल हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम में चला गया जी। तो हम इसमें लिखेंगे क्या हुआ जी, ऑल एक्टिव साइट्स, इसमें ऑल एक्टिव साइट जो हैं वो क्या हो गई हैं, ऑक्युपाइड हो गई, फिल हो गई हैं। इसको हम कहते हैं, एक नाम लिखते हैं इसके लिए, सैचुरेशन। रिएक्शन रेट इसमें स्टॉप नहीं करेगा, रिएक्शन रेट स्टॉप नहीं करेगा, यानी कि रिएक्शन रेट होगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके, अब इससे वो बढ़ेगा नहीं, इस पॉइंट पे रहेगा और इसी से रिएक्शन होता रहेगा, क्योंकि एंजाइम अब थे लिमिटेड। तो इसी तरह अगेन से हम देखें, सबस्ट्रेट के बढ़ाने से रिएक्शन रेट बढ़ता है, अगर एंजाइम अनलिमिटेड हो तो ये बढ़ता रहता है, इसमें चेंज नहीं आता, यानी कि कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। सबस्ट्रेट के बढ़ाने से रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ता है अप टू अ लिमिट, और उसके बाद सैचुरेशन हो जाती है। सैचुरेशन वो पॉइंट होता है जिसमें तमाम एक्टिव साइट एंजाइम की क्या हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम अब यहाँ पे क्या थे, लिमिटेड थे। तो दोनों ग्राफ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, तो आपकी बुक के अंदर इस ग्राफ का जिक्र है, तो आपने इसको फॉलो करना है। ये बात आपको समझा दी है कि क्योंकि जब एंजाइम क्या होंगे, अनलिमिटेड होगा तो कंडीशन क्या होती है। तो आपने देखा कि आपने यहाँ पर 2 टॉपिक्स को डिस्कस किया, एक टॉपिक एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म था और दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग का जो क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आप देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं। इसी तरह जो एक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है वो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि कंप्लीट होता है। इसमें 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, एक है एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म और दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम। अच्छा, सेकेंडली आपने याद रखना है कि इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर हैं हमारे टॉपिक्स के वो अपलोडेड हैं, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं, क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।